नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज से हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के अध्यायों को स्टार्ट करेंगे, वो भी एमसीक्यूज़ में। ओके दोस्तों, उसी क्रम में आज हमारा पहला अध्याय है जिसका नाम है भारत का आकार और उसकी स्थिति। ओके दोस्तों, उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। ओके दोस्तों, चलते हैं अपने आज के प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर पहला देखिए दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। देखिए दोस्तों, ये जो अध्याय है ये एमसीक्यूज से ज़्यादा समझने से संबंधित है। एमसीक्यूज बहुत सारे बनते हैं इसमें, परंतु समझ में आना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, आप शायद ये चीज़ ना समझते हो कि गोलार्ध क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पूरी ऑल ओवर दी अर्थ है। अर्थ के बीच में एक रेखा काटी गई, जिस रेखा को दोस्तों 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस रेखा के ऊपर की ओर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे का वाला हिस्सा जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। जो भारत है हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है और एशिया महाद्वीप में इस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, ये जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है, ये पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ना कि वास्तविक। यह पृथ्वी को दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। मैंने और समझाने के लिए यहाँ पर पिक भी लगाया है। देखिए दोस्तों, देखिए ये पूरी आपकी अर्थ है। इस अर्थ पे एक रेखा बना दी गई है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। इस रेखा के ऊपर की ओर आपका एशिया महाद्वीप है जिसमें हमारा भारत ये रहा, और नीचे की तरफ दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका, और ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध। या दोस्तों अगर आपको दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो आप बिल्कुल एक प्लस का निशान बना सकते हैं। प्लस के निशान में आप समझ सकते हैं कि देखिए इस तरफ आपका पूरब होता है, ओके दोस्तों, और आपका इस साइड में होता है आपका पश्चिम। ओके दोस्तों, ये साइड आपकी पश्चिम दिशा की ओर इंगित करती है, और ऊपर वाली जो दिशा है आपकी वो आपकी है उत्तर दिशा, और नीचे वाली दिशा है दक्षिण दिशा। तो विश्व को दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा, भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत यानी कि कहाँ स्थित है। 8 डिग्री, ये जो निशान है डिग्री का, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट उत्तर से लेकर 69 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। या कर्क रेखा भारत में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित है। देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। केवल कथन पहला सही है, केवल कथन दूसरा सही है, केवल कथन तीसरा सही है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, भारत की स्थिति के संदर्भ में यहाँ जितने भी कथन दिए गए हैं वो कभी सारे सबका कथन जो है आपके सत्य हैं। और इन कथनों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, देखिए मैंने आपको बता दिया सबसे पहले कि विश्व को दो भागों में बांटा। एक आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ओके दोस्तों, ये बात मैंने आप लोगों को समझा दी थी। उसके बाद दोस्तों पॉइंट देखते हैं, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डिग्री का निशान है 0 है और यहाँ 15 डिग्री है, तो इसके जस्ट बीच में दोस्तों भारत हमारा यहाँ से चालू हो रहा है। तो दोस्तों कहाँ से चालू हो रहा है, 8 डिग्री कहाँ से चालू हो रहा है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट। कहाँ से दोस्तों, 8 डिग्री और 4 मिनट। ऊपर कौन सी दिशा है दोस्तों, उत्तर दिशा। ऊपर उत्तर दिशा है अपनी, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, और यहाँ से लेकर के आपका भारत यहाँ तक जो आपकी है वो 37 डिग्री, क्या है दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। क्योंकि दोस्तों ऊपर वाली रेखा, अगर इस रेखा को पूरा करेंगे तो ये रेखा तो आपकी 45 डिग्री की है, और भारत हमारा यहीं से खत्म हो रहा है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देशांतर रेखाओं के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो रेखाएं आपकी यहाँ से चल रही हैं 0, 15, 30, 45, 60, 75 और आपकी यहाँ तक जो आ रही है 90 तक, यानी कि 90 तक आती हैं।
और ऐसे ही दोस्तों ये रेखाएं आपकी नीचे भी 15, 30, 45, 60, 70 और ये 90 तक आती हैं। तो दोस्तों ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं। ओके दोस्तों, परंतु दोस्तों ये जो रेखाएं चल रही हैं आपकी, ये जानी कि आप कह सकते हैं कि देखिए 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये आपकी दोस्तों देशांतर रेखा है, ये दोनों तरफ हैं आपके। ओके दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपकी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं देखिए 90 ऊपर हैं और 90 नीचे और एक बीच में है, तो कितनी हो गई दोस्तों 90 और 90 प्लस 181 आपकी अक्षांश रेखाएं। ओके दोस्तों, देशांतर रेखाएं क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। आप कैलकुलेट कर लीजिए दोस्तों, 180 यहाँ और 180 यहाँ, तो आपकी 360 रेखाएं आ जाएगी। ओके दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, ग्लोब पर 181 अक्षांश रेखा है जिसमें भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ये वाली बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखिए दोस्तों, कर्क रेखा के बारे में बताया गया कि 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा आपके इंडिया के मैप में भी मैंने आपको दिया है। कर्क रेखा जो आपके पहले विकल्प में दी गई थी, देखिए ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है, एक तो उत्तर में कर देती है भारत को और एक दक्षिण भाग में कर देती है। कर्क रेखा का मान भारत में 23 डिग्री और 30 मिनट है। ओके दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं, पहले प्रश्न में 2 बिंदु थे, मैंने आपको समझा दिए। तीसरा क्या था दोस्तों, पूर्वी देशांतर में स्थित है। कौन से 68 डिग्री आपका जो था 68 डिग्री और आपका 7 मिनट, कितना था दोस्तों 68 डिग्री और 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। इसे और समझ लेते हैं मैप में ये कहाँ पर है। देखिए देशांतर में देखते हैं दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट, तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों। देखिए इस लाइन को पूरा करते हैं, 60 डिग्री की रेखा है। इसके बाद दोस्तों जो 90 डिग्री की रेखा है वो आपकी इंडिया को काटते हुए जाती है। तो यहाँ जो भारत स्टार्ट हो रहा है आपका दोस्तों 68 डिग्री पर हो रहा है। कितने पर दोस्तों 68 डिग्री और 7 मिनट से स्टार्टिंग हो रही है, देशांतर रेखा है आपकी। और कहाँ पर समाप्त होती है दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है 97 डिग्री और 25 मिनट पर। कहाँ दोस्तों 97 डिग्री और 25 मिनट पर दोस्तों ये समाप्त होती है आपकी। ओके दोस्तों, और अगर इस रेखा को पूरा करें दोस्तों तो ये आपकी 120 पे जाएगी, परंतु 120 से पहले ही रुक जाता है आपका भारत 97 डिग्री 25 मिनट पर। उम्मीद है आपको इन मैप्स के जरिए आसानी से समझ में आ गया होगा। ज्योग्राफी मैप्स के जरिए आसानी से समझाई जा सकती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 1100 किलोमीटर, 2850 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ भारत की उत्तर से दक्षिण तक, यानी कि दोस्तों मैंने प्लस का निशान बनाया था, या मैंने पूर्व बताया था, या पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो ऊपर से लेकर के नीचे तक की भारत की लंबाई के विषय में पूछ रहा है। तो दोस्तों ये आपकी लंबाई है 3214 किलोमीटर। और देखिए भारत की पूरब से पश्चिम तक, यानी कि दोस्तों अब ये आपसे पूछ रहा है भारत की पूरब से पश्चिम तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई लगभग कितनी है, 3933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2100 किलोमीटर या 2980 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ भारत की पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो आपकी 2933 किलोमीटर। देखिए मैप में भी ये चीज़ मैंने यहाँ पर दी हुई है। देखिए दोस्तों उत्तर से लेकर के आप वो देख सकते हैं, उत्तर से जो नीचे तक आ रही है वो आपकी 2933 किलोमीटर है, और पश्चिम से जो पूरब की ओर आपकी जा रही है उसे भी आप लोग देख सकते हैं। पश्चिम से पूरब आपकी 2933 किलोमीटर है, और ऊपर से नीचे जो आ रही है उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है वो आ रही है 3214 किलोमीटर। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु। देखिए दोस्तों भारत के 4 कोने हैं, एक तो पूर्वी बिंदु है और एक पश्चिमी बिंदु है, एक उत्तरी बिंदु है और एक दक्षिणी बिंदु है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कोल, इंदिरा पॉइंट, गोहार मोती या किबिथू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका उत्तर है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट दोस्तों नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इंदिरा जी वहाँ पर गई थी, भारत की प्रधानमंत्री। फिलहाल दोस्तों सुनामी के कारण ये पॉइंट आपका डूब गया है। देखिए दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, जबकि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अगर बात करें दोस्तों तो वो आपका कन्याकुमारी है। दोस्तों देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया इंदिरा कोल। इंदिरा कोल बता देता हूँ ये आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा बिंदु है दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कोल है। ओके दोस्तों, जो सियाचिन मुजताज में
कराकोरम रेंज के पास स्थित है। ये एक पर्वतीय दर्रा है दोस्तों। और दोस्तों 1912 में देवी लक्ष्मी के नाम पर इसे इंदिराकोल नाम दिया गया था। अब दोस्तों यह समझ लेते हैं गुहार मोती को, कि गुहार मोती कौन सा पॉइंट है हमारा। देखिए दोस्तों, गुहार मोती हमारे भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है। ओके दोस्तों, जो दोस्तों गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक गांव है। ओके दोस्तों, अब किविथू देखते हैं। किविथू क्या है दोस्तों? किविथू हमारा पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में है। यह भारत, चीन और म्यांमार सीमा के पास स्थित एक शहर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, चारों पॉइंट मैंने यहाँ भी दिखाने की कोशिश की है। देखिए, इंदिराकोल दिखाया है, गुहार मोती दिखाया है और किविथू भी दिखाया है मैंने, और कन्याकुमारी जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और वैसे दोस्तों दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को और कन्याकुमारी को दोनों को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%, 0.25%, 5% या 0.1%। तो दोस्तों बता देता हूँ, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। प्रश्न नंबर अगला, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों अगर भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 10.12 लाख या 29.5 लाख या 32.8 लाख या 20.1 लाख। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे भारत का कुल क्षेत्र 32.8 लाख है। और दोस्तों इसे और ज़्यादा ब्रीफ करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं 32,86,263। कितना दोस्तों? 32,86,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल 32,86,263 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाच्छादित यानी कि हिमालय जो है बर्फ़ से ढके हुए हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के जो विषुवत वर्षा जो वन है दोस्तों, वर्षावती वन है यानी कि विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। और दोस्तों भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत शेष एशिया से अलग दिखता है। जिसकी विशेषता दोस्तों क्या है? दोस्तों पर्वत और समुद्र इसकी विशेषता तय करते हैं और ये इसे विशिष्ट भौगोलिक पहचान भी प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 8वां, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है। दोस्तों कोई भी देश है तो वहाँ स्थल से भी टच करता है, समुद्र से भी टच करता है। तो भारत के विषय में पूछा गया, भारत की स्थलीय सीमा रेखा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 16,000 या फिर 15,800 या फिर 16,200। तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है आपकी ऑप्शन पहला 15,200 किलोमीटर। दोस्तों प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि भारत कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपकी बनाता है। तो आप कह सकते हैं कि 15,200 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ओके दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि दूसरे राष्ट्रों के साथ, क्योंकि दोस्तों भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान दोस्तों, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन सब देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, भारत की तट रेखा की लंबाई है कितनी है? 7,516.6 किमी, 11,098 किलोमीटर या फिर 2535 या फिर 6516। तो दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई के संदर्भ में आप लोगों को बता देता हूँ, भारत की तट रेखा की लंबाई आपकी है 7516.6। परंतु दोस्तों एनसीईआरटी की बुक में आपकी 7516.6 दी हुई है। परंतु दोस्तों इसके बाद एक नया अपडेट हो चुका है। उस अपडेट के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि दोस्तों अब जो भारत की तटीय रेखा की लंबाई है वो आपकी बढ़ गई है 11,098.81 किलोमीटर। और दोस्तों यह नई माप जो है राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक जो संगठन है, जिसे एनएचओ कहते हैं देहरादून वाला, उसके द्वारा राष्ट्रीय तटरेखा सर्वेक्षण में उन्नत तकनीकों का उपयोग करके की गई है। तो दोस्तों अगर आपके क्वेश्चन पेपर में यानी कि आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ जाए और वहाँ पर खाली 7516 दिया गया हो और ये नहीं दिया गया हो तो ये आएगा, और अगर 11,098 दिया गया हो तो दोस्तों ये ऑप्शन आएगा। दोनों ही नहीं आ सकते, कोई एक विकल्प दिया गया होगा। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10वां, भारत की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बर्लित पर्वत हैं। दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा होता है। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट देखते हैं, उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं।
तो दोस्तों यहाँ आप लोग देख सकते हैं, अगर एक लाइन काटें यहाँ पर दोस्तों, तो दोस्तों उत्तर आपका ये वाला हिस्सा वो ऊपर वाला, तो आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, जो आपकी उत्तर और उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित है, जो नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहला विकल्प दिया गया है वो सही है। देखिए दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। देखिए दोस्तों दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण का हिस्सा ये, तो दक्षिण का उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों, अगर हम लाइन काटते हैं इस प्रकार से तो दक्षिण का उत्तर ये हुआ और नीचे इसका दक्षिण हुआ। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा जो है वो आपका चौड़ा है, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर आपका ये वाला हिस्सा चौड़ा है, और नीचे की तरफ वाला जो हिस्सा है दोस्तों वो सकड़ा है। यहाँ पर यही चीज़ कही गई है कि दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकड़ा हो जाता है। नीचे की ओर दोस्तों आपका हिंद महासागर पड़ता है, तो नीचे की ओर जब जाता है तो सकड़ा होता जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, यानी कि आपका विकल्प दूसरा भी यहाँ पर सत्य है। देखते हैं, इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूरब में अरब सागर स्थित है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट आपका गलत है, क्योंकि पश्चिम दिशा कौन सी है दोस्तों, ये वाली दिशा। पश्चिम में दोस्तों अरब सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है दोस्तों, अरब सागर। और अगर बात करें पूरब में, तो पूरब में दोस्तों आपकी बंगाल की खाड़ी स्थित है। कौन सी खाड़ी स्थित है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी आपकी पूरब की ओर स्थित है। इस प्रकार कह सकते हैं दोस्तों उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा। तो हम कह सकते हैं केवल तीसरा कथन असत्य है, क्योंकि आपके पश्चिम में दोस्तों अरब सागर पड़ता है और आपके पूरब में बंगाल की खाड़ी पड़ती है। देखिए दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आपका जो पश्चिम में पड़ रहा है वो अरब सागर पड़ रहा है, और पूरब में जो पड़ रही है आपकी बंगाल की खाड़ी पड़ रही है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का मानक यामोत्तर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना है एवं भारत के किस राज्य से होकर मानक समय रेखा गुजरती है। ओके दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान से। विकल्प पहला व दूसरा दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बता देता हूँ, भारत का स्टैंडर्ड मानक समय की जो रेखा है वो आपकी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरती है। और दोस्तों मानक यामोत्तर जो माना जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। इस प्रकार यहाँ पर आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही है। एक बात बता देता हूँ दोस्तों, स्टैंडर्ड मेरिडियन ये एक काल्पनिक वृत्ताकार रेखा होती है दोस्तों, जिसे किसी देश या भूभाग के मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने के लिए चुना जाता है कि उस देश का समय कितना रहेगा, किस अकॉर्डिंग चलेगा पूरे देश का समय। तो दोस्तों इस रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश के लिए यानी कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो माना जाता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो जो विश्व की जो स्टैंडर्ड टाइम की जो रेखा है ग्रीनविच रेखा यानी ग्रीनविच मीन टाइम जिसे जीएमटी कहते हैं, जो विश्व की स्टैंडर्ड टाइम रेखा उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है। एक बात और बता दूं दोस्तों, भारत की जो है भारत की मानक जो समय का जो पालन करता है, हमारा पूरा भारत देश है वो भारत के भारतीय मानक समय का पालन करता है। और दोस्तों उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो, जो भारत की जो पश्चिम दिशा में गुजरात स्थित है और पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश स्थित है, तो पूर्वी और पश्चिमी छोर पे होने के कारण इन दोनों राज्यों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और ब्रीफ करते हैं दोस्तों नक्शे में। देखिए दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पश्चिम की ओर आपका गुजरात है, पूर्व की ओर आपका अरुणाचल प्रदेश है। इन दोनों के बीच में दोस्तों आपका 2 घंटे का समय अंतराल है। ओके दोस्तों, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है जो गुजरात की तुलना में 2 घंटे पहले उगता है, यानी कि सनराइज यहाँ पर 2 घंटे पहले होगा। कितने घंटे पहले होगा दोस्तों, सनराइज यहाँ पर 2 घंटे पहले होगा और यहाँ पर 2 घंटे बाद सनराइज होगा। कितने घंटे बाद होगा दोस्तों, सनराइज 2 घंटे बाद होगा। एक बात बता दूं दोस्तों, जब यह 2 घंटे पहले आपका सूरज निकल रहा है तो आपका दिन भी जल्दी ढलेगा, यानी कि रात भी यहाँ पर जल्दी होगी, यानी कि 2 घंटे पहले यहाँ पर रात होगी। और यहाँ पर जब दोस्तों 2 घंटे बाद सूरज निकल रहा है तो रात भी यहाँ पर 2 घंटे बाद ही होगी। ओके दोस्तों, यहाँ मैंने यूपी दिखाया गया है आपको, जो इंडिया का मानक समय स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट। ओके दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से। देखिए सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितनी दूरी कम हुई है, 2000 किलोमीटर की, 3000 किलोमीटर की, 5000 किलोमीटर की या 7000 किलोमीटर की। तो दोस्तों यहाँ आपका जो विकल्प सही है वो 7000 किलोमीटर। सुएज नहर के खुलने से दोस्तों भारत और यूरोप के बीच की 7000 किलोमीटर की दूरी कम हुई है।
दोस्तों सुएज नहर बनने से पहले यूरोप और भारत के बीच की दूरी केप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाते हुए लंबी और खतरनाक हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों सुएज नहर के खुलने के कारण, दोस्तों सुएज नहर कब खुली आपकी, इस सन को अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1869 में खुली थी। कब खुली है दोस्तों? 1869 में। तो देखिए दोस्तों 1869 के बाद ये दूरी कम हो गई, जिससे व्यापार और मात्रा, ये मतलब यात्रा में लगने वाला समय और खर्च दोनों काफ़ी कम हो गया। देखिए दोस्तों, देखिए आप लोग देख सकते हैं, ये आपकी सुएज नहर है। सुएज नहर यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से, और आपके मुंबई के बंदरगाह यानी कि पत्तन पर पहुँच गई, जिससे कि भारत की दूरी काफ़ी कम हो गई, 7000 किलोमीटर का अंतर आया। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है। कौन से तटों की पूछ रहा है दोस्तों? पश्चिमी और पूर्वी, यानी कि पूरब ये रहा और पश्चिम ये रहा। पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या है 8 केंद्र शासित राज्य, पश्चिम में एवं पूरब में दोनों में, और 2 पश्चिमी तट पर हैं, 1 पूर्वी तट पर, या 1 पश्चिमी तट पर और 2 पूर्वी तट पर, या उपरोक्त तो सभी जो ऊपर दिए गए हैं वो सभी के सभी गलत हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही उत्तर है, भारत के पश्चिम की ओर जो है वो 2 आपके केंद्र शासित राज्य हैं और पूरब में 1 केंद्र शासित राज्य है। उससे पहले दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दूं, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर की बताता हूं दोस्तों कि इस प्रश्न में जो बताया गया, पश्चिमी तट पर 2 जो मैंने केंद्र शासित राज्य बताए दोस्तों, उनमें पहला जो है दमन और दीव और दादर नागर हवेली, और दूसरा आपका लक्षद्वीप है। और दोस्तों अगर पूरब की ओर की बात करें तो पूरब की ओर आपका लक्षद्वीप जो है पूर्वी तट पर स्थित है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ मैंने यहाँ लगाया हुआ है, देखिए दीन जो दमन द्वीप यहाँ पर लगा हुआ है, दादर और नागर हवेली है। यहाँ पर आप पुडुचेरी को देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे मैंने दिल्ली भी लगाया जो केंद्र शासित राज्य है, जम्मू और कश्मीर भी केंद्र शासित राज्य है, और आपका लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य की श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान और गोवा, मध्य प्रदेश और सिक्किम, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, पंजाब और हरियाणा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला प्रश्न का जो दिया गया है, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों राजस्थान जो है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और क्षेत्रफल के आधार पर जो गोवा है वो सबसे छोटा राज्य है। दोस्तों राजस्थान से पहले आपका मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, तो दोस्तों उससे पहले मध्य प्रदेश बड़ा राज्य हुआ करता था। विभाजन के बाद जब मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया, मध्य प्रदेश 2 स्टेटों में बट गया, उसके बाद राजस्थान सबसे बड़ा राज्य बन गया वो। ओके दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पष्ट करता है? हरियाणा एवं दिल्ली, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, झारखंड एवं तेलंगाना, गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों बताएं कौन सा आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको गुजरात दे रखा, पश्चिम बंगाल दे रखा और आंध्र प्रदेश, ये तीनों आपके ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी स्पर्श करते हैं और समुद्र तट को भी स्पर्श करते हैं। दोस्तों अगर गुजरात की बात करें तो दोस्तों ये तीनों ऐसे राज्य हैं आपका गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, जो समुद्री तट रेखा एवं स्थलीय सीमा दोनों को स्पर्श करते हैं। गुजरात दोस्तों अरब सागर और पाकिस्तान को स्पर्श करता है। अरब सागर जो है समुद्री सीमा और पाकिस्तान जो है दूसरा देश है, अंतर्राष्ट्रीय देश। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी जो कि समुद्री सीमा है, और स्थलीय सीमा की बात करें पश्चिम बंगाल की तो बांग्लादेश और भूटान से लगती है। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की समुद्री सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, और स्थलीय सीमा आपकी दोस्तों उड़ीसा से लगती है, कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16वां देखिए, भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं? यानी भारत के उन राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के विषय में पूछ रहा है जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 1 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 3 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं, और 2 केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। तो दोस्तों इसमें बता देता हूँ, जो 3 राज्य हैं उसमें एक आपका पंजाब है, एक राजस्थान है, गुजरात है, और जो आपके दूसरे जो केंद्र शासित हैं, जो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें कश्मीर और लद्दाख है, और आपका
लद्दाख ही है दोस्तों, कश्मीर और लद्दाख। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 17वां, भारत की सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, भारत की 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पहला प्रश्न पहली लाइन कहती है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यानी कि दोस्तों ये क्या हो गया आपका उत्तर, ओके दोस्तों, और ये आपका हो गया दक्षिण, और ये आपका हो गया पूरब, और ये आपका हो गया दोस्तों पश्चिम। अब ये कह रहा है उत्तर पश्चिम में, यानी कि इस वाली दिशा में, उत्तर और पश्चिम में कौन सा देश पड़ रहा है आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान पड़ता है। और उत्तर में दोस्तों चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान। बिल्कुल दोस्तों, उत्तर की ओर भारत के जो है चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान पड़ता है। और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश। दोस्तों इस साइड जो पड़ता है आपका म्यांमार और बांग्लादेश आता है। और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। दोस्तों इस साइड में आपका श्रीलंका छोटा सा लटका हुआ और मालदीव आपका देश आता है। तो देखिए दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सत्य हैं, केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा व चौथा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ हमारे सारे कथन सत्य हैं। देखिए यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों आप, इस तरफ आपका अफगानिस्तान आ रहा है, इस तरफ पाकिस्तान आ रहा है, और इस तरफ आप देख सकते हैं चीन, नेपाल और आपका भूटान आ रहा है, और इस तरफ आपका दोस्तों म्यांमार आ रहा है। म्यांमार को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की ओर दोस्तों आपका श्रीलंका आता है, श्रीलंका को भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, श्रीलंका और मालदीव। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए मालदीव आपका यहाँ है। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, चीन और नेपाल। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, पाक जल संधि जो है हमारे भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दोस्तों क्या है, ये छोटा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक खाड़ी भी है, इसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। कौन सी खाड़ी कहते हैं दोस्तों, मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी कि यहाँ पर आपका पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर 19वां, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं, पाकिस्तान को छूती हैं, नेपाल को छूती हैं, अफगानिस्तान को छूती हैं, चीन को छूती हैं। दोस्तों यहाँ जितने राज्य दिए गए हैं आपके, उन सभी जो हैं राज्य, उनकी जो सीमाएं हैं वो आपकी नेपाल को छूती हैं, या नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाती हैं, या नेपाल के साथ नेपाल की स्थलीय सीमा को स्पर्श करती हैं। प्रश्न काफ़ी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि नेपाल की स्थलीय सीमा के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। ओके दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो विकल्प आपका दूसरा दिया गया वो सही है। प्रश्न नंबर 20वां, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूँ, कर्क रेखा आपके भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पहला विकल्प क्या दे रखा दोस्तों यहाँ पर, राजस्थान, दूसरा आपका उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा त्रिपुरा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कर्क रेखा जो है वो आपको उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती। और जो 8 राज्य हैं जहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, वो आपके हैं गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ओके दोस्तों, जल्द मिलते हैं आपसे अपनी एक आने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।